हाँ जी, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को नमस्कार। ये गाड़ी अभी हमारी जा रही है अटल टनल की तरफ। उससे दूसरी तरफ जो बर्फ़ आच्छादित हो चुकी है उधर की तरफ, तो उस साइड हम जा रहे हैं। और सामने आपको पर्वत दिखाई दे रहे हैं, वो अटल टनल के पास के ही हैं। अटल टनल के बारे में आपको जानकारी बता दूं कि अ, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे, उन्होंने इस टनल के बारे में सोचा था। उस लड़ाई के दौरान सैनिकों को खाना पहुंचाने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए, गोला बारूद पहुंचाने के लिए बड़ी दिक्कत आई थी। तो उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका काम जो है शुरू करवाया, और इसका नाम इंदिरा टनल रखा था। तो रोहतांग परियोजना इस प्रकार से पहले इसका नाम था। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने वापस अटल जी के इस आइडिया को वापस उन्हीं के नाम पे कर दिया। ड्राइव हमारी गाड़ी जो है वो टू व्हील ड्राइव है, और बहुत ध्यान से लेके जानी पड़ती है। आगे आप वीडियो देखेंगे कि एक 4x4 फॉर्च्यूनर है, उसका बर्फ़ के अंदर क्या हाल हो गया, और उसको आखिर में जा कर के जो महिंद्रा की टाटा पिकअप है उसने खींच करके निकाला। वरना वो गाड़ी टूट जाती, और उस गाड़ी के पीछे अगर बर्फ़ नहीं होती, उसको सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो गाड़ी सीधी खाई में जाती। तो वो भी वीडियो इसके अंदर है, अटल टनल का वीडियो भी इसके अंदर है। उसके आगे हम आगे तक गए थे, जहाँ से उस साइड से रोहतांग पास की चढ़ाई होती है। तो वो रास्ता क्लोज़ था बर्फ़बारी की वजह से। तो जहाँ तक जा सके वहाँ तक जा कर के आए, और उस साइड के जो दृश्य है वो अभी आपको देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो के लेफ़्ट साइड में जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, हाँ ये वाला, तो इस पहाड़ का जो ऊपर ऊपर की आपको जो चोटी दिख रही है ना, उसको हनुमान टिब्बा बोलते हैं। मतलब ये बहुत बृहद टिब्बा है, बहुत विशाल टिब्बा है। और इधर से ही व्यास नदी निकलती है, व्यास कुंड भी इस साइड है, जहाँ महर्षि व्यास स्नान ध्यान किया करते थे। अभी हम अटल टनल के मुख्य दरवाजे पे आ चुके हैं, और अभी इसमें प्रवेश कर रहे हैं। ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी टनल का रिकॉर्ड जो इस टनल को हासिल है। और इस टनल के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा है। और पूरी टनल की हमने वीडियो नहीं बनाई, आधा घंटा लग जाता उसमें, 20-25 मिनट। तो आगे जा कर के जब एग्ज़िट होगा, तो एग्ज़िट का जो नज़ारा है वो आप देखेंगे। इसके अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, इससे अधिक चलाने पर चालान भी हो जाता है। अभी आपको एग्ज़िट दिखेगा, बाहर का जो हिमाच्छादित दृश्य है वो आपको दिखाई देगा। और बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना करके लाते हैं। आप शेयर अवश्य कर दिया करें। लाइक तो जब आपको अच्छा लगेगा तब आप करेंगे ही, आप शेयर अवश्य कर दिया करें। ये देखिए इस तरफ का क्या हाल है, बर्फ़ से ढका पड़ा है सब कुछ। और ये हम अब जो आपको पुल दिख रहा है, इसके लेफ़्ट साइड रोड तो जाती है लेह की तरफ, लद्दाख की तरफ, और राइट साइड जो है वो रोहतांग पास और काज़ा की तरफ जो है रोड चली जाती है। पहले ये लेफ़्ट साइड रोड है, यही पकड़ कर ये लोग रोहतांग पास क्रॉस करके उसके बाद मनाली वगैरह, इधर चंडीगढ़ वगैरह आया करते थे, जिससे इस पास को 6 महीने तो ये पास बंद रहता था। और 6 महीने के बाद जब खुलता था तो इसको क्रॉस करने में जितना 8-10 मिनट में टनल क्रॉस हो जाती है, 20 मिनट में। पहले 4.5 घंटे लगते थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आने के लिए। तो टेक्नोलॉजी है, और सरकारों के प्रयास हैं जिनकी वजह से ये दुर्गम रास्ते आसान होते हैं। अब यहाँ पे तो क्राउड था, क्राउड के हम ज़्यादा लालची नहीं हैं। थोड़ा एकांत स्थान हो, वहाँ व्यक्ति को समय व्यतीत करना चाहिए।
दुनियादारी के मेले जो है वो तो हर जगह मिल जाते हैं। ये हमने आगे जा कर के और फिल्माया है। स्नोफॉल वगैरह तो नहीं मिला हमें, पर जितने भी दृश्य फिल्माए हैं वो आपके सामने हैं। सर्दी के टाइम जाओ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। एक तो आपको ये मत सोचो कि ठंड लगेगी तब कपड़े पहन लेंगे। एक बार ठंड लग जाएगी तो फिर कपड़े भी पहनोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और गीले होने से बचने के लिए जो प्रयास कर सकते हो कि एक बार अगर पैरों से गीले हो गए, हाथों से गीले हो गए, हाथ मतलब अपने बाजुओं से ऊपर जो है, वैसे तो हाथ गीले होते ही हैं, तो कहीं से भी गीले हो गए तो उस जगह आपको इतनी ठंड लगेगी कि उतनी उस स्पॉट की वजह से आप परेशान हो जाओगे, बीमार भी हो सकते हो बहुत ज़्यादा। तो आगे हम चले गए थे एकांत स्थान में, वहाँ पर जा कर के हमने वही यूनिवर्सल, पहाड़ों का यूनिवर्सल भोजन मैगी है जो वो बनाई, नूडल्स जो हैं, और थोड़ी देर वहाँ समय व्यतीत किया, थोड़ा अपना ध्यान वगैरह, मेडिटेशन वगैरह किया, और उसके बाद हम वापस आए। तो वापस आते दफ़ा जो एक स्कॉर्पियो फंसी मिली थी, उसका भी वीडियो इस पे मैंने डाला हुआ है, वो देखना उसके क्या हाल रखे हैं। यहाँ ड्राइव करते टाइम बहुत ध्यान रखना चाहिए, हर मोड़ पे अपनी साइड में चलो, हर मोड़ पे हॉर्न दो, और कहीं बर्फ़ मिल जाए तो उस पर फर्स्ट गियर में धीरे धीरे ड्राइविंग कंटिन्यू रखो, एकदम ब्रेक मत मारो। अगर किसी भी आइसी एरिया में आपने स्लिपरी सरफेस पे आपने अगर ब्रेक लगा दी है तो गाड़ी आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, वो इधर उधर दूसरी गाड़ियों में लगेगी या खाई है तो उसमें चली जाएगी। बहुत ध्यान से। हमारे पास मेरे दोस्त की गाड़ी थी, हुंडई एक्स्ट्रा। जितना भी जर्नी हमने चंडीगढ़ से चढ़ाई की स्टार्ट की है सारी सीएनजी पे की है। मुश्किल से कोई 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कहीं पे पेट्रोल लगा होगा। बाकी रोहतांग पास का जो पॉइंट है जहाँ से लेह लद्दाख साइड से जब रोहतांग पास की चढ़ाई होती है, वहाँ तक हमने सीएनजी में गाड़ी पहुँचा दी। तो ये प्रयास गाड़ी का भी था, और आपको चलाने का तरीका भी होना चाहिए सीएनजी में, क्योंकि वो पिकअप नहीं रहती, उसके बाद भी कंट्रोल करके चलाना पड़ता है। तो जितना टॉर्क पेट्रोल गाड़ी का होता है उतना सीएनजी का नहीं होता, तो उसको थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है। स्पीड जो है अपनी वो मेंटेन रखनी पड़ती है, और थोड़ा धीरज जो है वो बांध करके फिर चलना पड़ता है। आप पेट्रोल की तरह उतना स्पीड से नहीं चल पाएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आप 10%, 15% का फ़र्क मान लो, और उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा चलाने में जो मैनेजमेंट है वो आपको सही रखनी पड़ेगी। और हम तो आगे समय इसलिए लगा के आए थे भी शायद स्नोफॉल मिल जाए, 2 मिनट रुकें कहीं पे, घंटा 2 घंटा इंतज़ार करें तो स्नोफॉल मिल जाए, तो उसकी वीडियो बना करके आपको दिखाएं। तो ये दृश्य आपके सामने है। हालांकि टेम्परेचर जो है माइनस में हो गया था, और इतना माइनस में हो गया था कि हम पानी कैंप लगा करके पानी की बोतल जो हमने छोड़ी हुई थी वो सारी फ्रीज हो गई, पत्थर बन गई। तो गैस स्टोव था हमारे पास, उस पानी को गर्म किया, उसके बाद उस पानी को यूज़ किया। तो अभी कोकसर गांव आएगा ये, हाँ ये कोकसर गांव है। तो इस कोकसर गांव में हमने एंट्री की है। यहाँ से रास्ता क्लोज था, उस सामने के जो पहाड़ दिख रहे हैं उससे उधर रोहतांग पास ही है। अब ये वहाँ से हम वापस आ गए थे। उसके बाद जो स्नो फील्ड है ये हमने एकांत में चूज़ करी, यहाँ पे थोड़ी देर अपना ध्यान योग वगैरह यूज़ किया, और उसके बाद कुछ खाना पीना बनाया और चल पड़े।
ये सामने जो नदी दिख रही है वो चंद्रा है। इसे पंजाब और पाकिस्तान में चिनाब रिवर कहते हैं। ये चंद्रभागा जो नदी है वह है, और चंद्रताल सरोवर से ये निकलती है। चंद्रताल सरोवर की हिस्ट्री जो है वो क्या है कि वहाँ पर ब्रह्मा जी की पुत्री माँ संध्या माता ने तपस्या करी। ये वो स्कॉर्पियो है, देखिए आप क्या कैसे। एक बार ये मैच यहाँ लगाइए पिछली तरफ भाई। अब तो लगाओ यार सारे भाई। रहने दो, टोजन ले लिया रहने दो भाई, हम करवा रहे हैं। ले लिया अब ये महिंद्रा पिकअप जो है इसको खींच करके निकाल रही है। ये वापसी का है, जब हम वापस अटल डोलन से निकल कर ये वापस वशिष्ठ ग्राम की तरफ वापस आ रहे थे, ये तब का वीडियो है। चढ़ाई के समय भी, उतरते टाइम भी बहुत कंट्रोल से गाड़ी को चलाना चाहिए। सबसे बड़ा रूल है पहाड़ियों के अंदर कि आप अपनी लेन में रहो। अपनी लेन को छोड़ करके, ना तो मोड़ पे किसी पे या वैसे भी अपनी लेन को छोड़ करके मत चलो। और मोड़ के ऊपर अपनी लेन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ऊपर से चढ़ाई से आ रहा साधन जो है वो स्पीड में होता है और इतनी भयंकर टक्कर होती है कि जैसे हाईवे पे टक्कर होती है उस प्रकार का नुकसान जो है वो होता है। ये दृश्य आपको दिख रहे हैं हिमाच्छादित, और ऊपर का आसमान, साफ़ हवा। यहाँ तो प्रदूषण कम है, उस साइड बहुत कम था। तो ऐसी जगह समय आप व्यतीत करते हो ना, टाइम लगाते हो, तो क्यों टाइम लगाना चाहिए। अब पहाड़ों में जाना केवल और केवल एक परिपाटी इस प्रकार की बन चुका है कि वैसे बोलचाल की भाषा में आ गया, अभी बस सिर्फ मौज मस्ती के लिए पहाड़ों में जाया जाता है। कितना पहाड़ों में जाना कारगर होता है, कैसे आप अपनी ज़िंदगी संवार सकते हो, वो हमें पता नहीं है। अब मनाली का मैं बार बार बताता हूँ, मनु महाराज के नाम पे मनाली का नाम पड़ा हुआ है, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी। और सप्त ऋषियों के स्थान इस मनाली के चारों तरफ हैं। ऋषि पराशर, ऋषि व्यास, अगस्त्य, वशिष्ठ, भृगु, ठीक है, सप्त ऋषियों की स्थली थी। ये मेडिटेशन की, ये ग्रंथों के लिखने की, ये औषधियों के निर्माण की, सबकी ये थी जगह थी। यहीं पर आकर के उन लोगों ने, उन महर्षियों ने, उन महान ऋषियों ने तपस्या क्यों करी, यहीं पर उनका मन क्यों लगा। जो भी जिस भी पर्पस से जाता है, चाहे मेडिटेशन के लिए जाता हो, चाहे मौज मस्ती के लिए जाता हो, उसको एक फील ज़रूर आता है कि भीतर से ना आत्मिक रूप से उसे अच्छा बहुत लगता है। उसकी वजह क्या है, इसके जो रहस्य हैं, जो इतना समय लगा करके मैंने जो डिस्कवर किए हैं, और मुझे तो शायद इतना ज्ञान नहीं हो पाया होगा, लेकिन जितना भी सुना है और समझा है, स्वयं प्रयोग में किया है। आप पिरामिड एनर्जी के बारे में जानते होंगे, उसे आप सर्च कीजिएगा कि पिरामिड शेप जो है उसमें यूनिवर्सल एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो एक तो गीज़ा में पिरामिड है, बहुत बड़ा पिरामिड है, ठीक है, बड़ा पहाड़ है पत्थरों का, उसमें एनर्जी है, वो आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको दिखेगी, मिलेगी। अब वो तो एक है, उससे बड़े बड़े आपको पहाड़ों में, इन जगहों में, एक्सट्रीम जो ऊंचाइयों पे कितने बड़े बड़े ये आपके सामने पिरामिड है।
लेफ़्ट साइड आपको पहाड़ दिख रहे हैं, उसमें कितने पिरामिड है बताओ? नेचुरल, वो तो मैन मेड है, उसमें तो लाशें भी पड़ी हैं। ये नेचुरल है। सबसे बड़ी पहाड़ों की एनर्जी का जो सोर्स है ना, वो सबसे बड़ा जो पिरामिड ऊर्जा है ना, उसको आप स्टडी करना। जो विद्युतीय, आकाशीय, जिस प्रकार की भी एनर्जी है, वो इन पहाड़ों में स्टोर होती है, और वो जो यहाँ पे जाता है ना, उसे फील होती है। अब उसको कितनी मात्रा में आप इनहेल कर रहे हो, एक हिसाब से अ, कितनी मात्रा में उसको आप संचित कर रहे हो, आप वहाँ पर जाके क्या कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। आप वहाँ पर योगा, मेडिटेशन, अपना जप यज्ञ वगैरह, ध्यान यज्ञ वगैरह कर रहे हो, तो एनर्जी बढ़ेगी। और वहाँ पर जा कर के आप अपने सांसारिक कर्म कर रहे हो, तो एनर्जी जो है वो आपकी अनबैलेंस रहेगी, वो इतना आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसके अलावा थॉट वेव्स जो है, उस पर आप स्टडी करना। थॉट वेव्स क्या होते हैं, जो हमारी थॉट साउंड की वेव्स क्या होती हैं, तो उन पे भी यहाँ पर आने से बहुत असर पड़ता है। तो वो कभी आपको अगले वीडियो में या उसके बाद मौका मिलेगा तब बताएंगे थॉट वेव्स क्या होती है, और इस पिरामिड एनर्जी के बारे में भी अच्छी तरह बताएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।